नमस्कार। दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2023 के एपिसोड नंबर 10 को लेकर आए हैं। और आपको पता है कि हम इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 एपिसोड को देख लिया है। 9 एपिसोड में हम लोगों ने 2022, 2021 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा कर लिया है। आज हम संभवतः 2019 के लगभग 20 से 22 प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और 2019 के भी एपिसोड को हम लोग 3 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बिना देरी के सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का जो आज क्या है, सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करना है और हमारा जो ईयर है वो है 2019। यह इसका पहला एपिसोड है 2019 का और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 3 पार्ट में खत्म कर लें। इसमें भी मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के ही प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेते हैं ना तो आपका सीसेट का पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी का आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को, आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा। देखिए बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को किया होगा। आज हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं। मान लेते पूछा जा रहा है आपसे 1 से 1000 5 कितनी बार दिखेगा अगर आप अंक को लिखते हैं, डिजिट को लिखते हैं या संख्याओं को लिखते हैं। तो संभव तो है नहीं कि आप 1 से 1000 तक लिखें फिर काउंट करें, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बनती है क्योंकि ऑप्शन नियर बाय में भी देखिए दिया हुआ है। तो हम इसको ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर सोच लें कि 1 से 100 तक ही लें अभी, तो इसमें कितनी बार 5 दिखेगा। तो देखिए 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55, 65, 75, 85 और 95। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। तो क्या मिस हो रहा है, तो आपने ये छोड़ दिया 50, 51, 52, 53, 54, 55 आपने ऑलरेडी लिख चुका है। तो 56, 57, 58 और 59। जब आप इसको काउंट करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि 1 से 100 तक के बीच में 5 कितनी बार आता है। तो चलिए इसको हम लोग काउंट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार 5 यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो 11 5 इसमें है, 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मतलब कुल मिला के 1 से 100 तक आपको 20 बार 5 दिखेगा। उसी तरह अगर आप 101 से 200 तक जाते हैं तो 20 बार दिखेगा। उसी तरह आप 301 से 400 तक जाते हैं तो 20 बार दिखेगा। तो कुल मिला के आपको कितना 5 दिखा 1 से 1000 तक। तो हम लोग 100 के ग्रुप में बांट रहे हैं, तो 1000 को अगर 100 के ग्रुप में बांटेंगे तो 10 बार आता है और 10 बार में 20 बार 5 दिखता है, तो टोटल 5 हो जाता है 200। लेकिन ऑप्शन में आपको 200 नहीं दिखा होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों ने अभी कुछ छोड़ दिया है। हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ा है, तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट प्लेस और 100 प्लेस पे 5 को देख रहे थे, लेकिन आपने ये देखा है कि 500 से 599 में 100 प्लेस पे भी 5 आ रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने यूनिट और 10th प्लेस देखा है। तो 500 से 599 पे देखिए 500, 501, 502, 503 ऐसे करके ना 599 तक जाता है। और जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो जाहिर सी बात है 500 से लेके 599 तक 100 नंबर होता है ना। 500 से स्टार्ट करें, ऐसे सोचिए 501 से 599 99 नंबर और 500 भी है, तो 500 को जोड़ लिए तो 100 हो गया। तो 100 नंबर पे 100 प्लेस पे 5 दिख रहा है, तो कितना 5 होगा 100। तो 5 वो भी जोड़ लीजिए, मतलब 100 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 300। मतलब 100 से 1000 के बीच में 5 जो है ना मेरा 300 बार दिखता है या 300 बार लिखा जाता है संख्याओं में। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बस इतना याद रख ले कि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखने पर 5 जो है ना मेरा 300 बार दिखता है। एक क्वेश्चन है अच्छा कि ए और बी स्टील के दो भारी खंड है। ये मान लेते हैं ए है
ये सपोज कर लीजिए बी है, दोनों स्टील का है। यदि बी को ए के शीर्ष पे रखा जाता है, ये हम बी को यहाँ रख दिए, ये ए है, तो वजन 60% बढ़ जाते, ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब दोनों का वजन मिल गया ना, तो क्यों 60% बढ़ा? क्योंकि बी का वजन कुछ ना कुछ रहा होगा। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि मान लेते कि ए का वजन 100 रहा होगा, अब बढ़ के वो 60% बढ़ गया है, तो मतलब 160 हो गया। तो बी का वजन कितना हो गया? मतलब ए प्लस बी 160 है, तो बी का वजन कहीं ना कहीं 60। तो ये 60 है, ये 100 है, 60 और 100। अब कहा जा रहा है कि बी को ए के शीर्ष से हटा दीजिए। अब फिर से बी को ना यहाँ पे ले आइए, मतलब अब फिर से ए अकेला हो गया। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, मतलब इसका कितना वजन कम हो जाएगा ए और बी का, अगर टोटल वजन के उसको रेस्पेक्ट में निकालें। तो आपको पता है कि कितना कम हो रहा है? 60। कितने में से? तो टोटल 160 में से, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ कह रहा है ए और बी के कुल वजन में, गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 4 चौके 16, या 2 से कटाइए, 2 से 8, 2 तिया 6, 2 से फिर इसको कटा दे 4 और यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। फिर यहाँ 2 से 25, 25 तिया 75/2, मतलब 37.5% आपका सही जवाब है। मतलब इसका जो वजन है ना, वो 37.5% कम हो जाएगा ए और बी के कुल वजन की तुलना में। अब चलिए क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है कि श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, और दूसरे बच्चे का जन्मदिन जो है ना, वो नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। ये सारी बात जो है ना, किसी एक ईयर का हो रहा है, मतलब किसी एक साल की ही बात हो रही है, साल डिफरेंट नहीं है, इस बात को आप मान के चलिएगा। मान लेते कि पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। इसका क्या मतलब होता है? 5वें सोमवार का पढ़ने का मतलब, देखिए किसी भी मंथ में आपको ना कोई डेट, कोई ना कोई दिन, सॉरी, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो या शनि हो या रविवार हो, ये 5 आपको दिख जाता है। सिर्फ एक ही केस में नहीं दिखेगा, फरवरी जो होता है 28 दिन का, उसमें 4-4 ही सब होता है। तो अब हम एक बात समझे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अप्रैल 5वां सोमवार पड़ रहा हो। तो अगर मान लेते कि 1 अप्रैल ही हमारा सोमवार रहा होगा, ऐसे सोचिए 1 अप्रैल ही हमारा मंडे रहा होगा, तो फिर उसके बाद 8 को मंडे होगा, क्योंकि 7-7 दिन में रिपीट होता है, फिर 15, फिर 22 और फिर 29। क्लियर? तो यहाँ पे आपका मंडे होगा, मतलब उस बच्चे का जन्मदिन या तो 29 अप्रैल रहा होगा। लेकिन अभी देखिए 30 अप्रैल भी बचा हुआ है ना, तो एक पॉसिबिलिटी जो और है, केस 1 है ये। दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 अप्रैल ही मंडे रहा होगा, तो 9 अप्रैल, 16, 23 और 30 अप्रैल ये आपका मंडे रहा होगा। मान लेते उस बच्चे का जन्मदिन 30 अप्रैल को भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि या तो 29 को हुआ होगा जन्म, या 30 को हुआ होगा। लेकिन या वाला केस तो लेके चलना नहीं है। तो इसको कंफर्म करने का तरीका ये है कि नवंबर के 5वें बृहस्पति, नवंबर का जो 5वां दिन, मतलब नवंबर का जो 5वां बृहस्पतिवार को सेटिस्फाई करा दीजिए आप, कि नवंबर को जो 5वां बृहस्पतिवार है वो आ रहा है क्या इस डेट की वजह से, या इस डेट की वजह से आ रहा है वो। तो हम अगर चले 29 तारीख को ही लेके चले कि 29 तारीख को मेरा मंडे रहा होगा, तो क्या बृहस्पतिवार आ जाता है? तो हम इसको ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं 29 अप्रैल मंडे। क्लियर? 29 अप्रैल मंडे है, तो ऐसे सोचिए कि 29 अप्रैल मंडे है, तो 30 को क्या होगा मेरा? ट्यूसडे। और 1 में क्या हो जाएगा? वेंसडे, वेडनेसडे, वेंसडे हो जाएगा, मतलब बुधवार। ठीक है, बुधवार हो गया। या एक दिन और बढ़ा सकते हैं, बृहस्पतिवार हमको लेके आना है ना, यहाँ पे देख रहे हैं बृहस्पतिवार की बात हो रही है। तो ऐसा कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि 2 मई को मेरा थर्सडे रहा होगा। ठीक है ना, 2 मई को थर्सडे। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मामला। अब चलते हैं 2 मई को अगर मेरा थर्सडे है, तो आप ये सोचिए कि मई में अभी और कितना दिन बचा है। मई आपको पता है 31 दिन का होता है, तो 29 दिन मई में और बचा है, तो 29 लिख लीजिए। उसके बाद जून है 30 दिन का,
जुलाई है 31, अगस्त है 31, सितंबर है 30, अक्टूबर है 31। उसके बाद अभी नवंबर को रहने दीजिए, क्योंकि हमको 1 नवंबर का डेट, 1 नवंबर का दिन हमको पता करना है। तो 31 तारीख को हम देखते हैं क्या आ जा रहा है 31 अक्टूबर को। तो इसका ऑड डे अगर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इतना जोड़ना संभव नहीं है, तो 7 चौके 28, 1 दिन ऑड, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 2 दिन और 3 दिन, सबको जोड़ लीजिए। तो 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13 और 1 14। 14 दिन का मतलब 0 ऑड डे। 0 ऑड डे हो जाता है आपका 29 अप्रैल वाले मामले में अगर लेके चलते हैं। तो 31 अप्रैल जो है ना, वो मेरा क्या हो जाता है, थर्सडे। सॉरी, 31 अक्टूबर, अप्रैल नहीं, 31 अक्टूबर है ना, क्योंकि 31 तक ही लेके चले थे। तो 1 तारीख जो है ना मेरा, 1 नवंबर, वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अगर 1 नवंबर फ्राइडे हो जाता है, तो जाहिर सी बात आप ये समझिए कि 1 नवंबर आपका अगर फ्राइडे होगा, तो आप एक, फिर 7, एक के बाद फिर 8 फ्राइडे होगा, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29 आपका फ्राइडे होगा। ठीक है, तो 29 फ्राइडे और 30 फ्राइडे, 30 सैटरडे। लेकिन 5वां सोमवार आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5वां जो है ना, 2 ही केस में बनता है, या तो 29 के केस में या फिर 30 के केस में। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 29 को फ्राइडे हो रहा है और 30 को सैटरडे हो रहा है। जाहिर सी बात है कि 1 तारीख मेरा फ्राइडे और 2 तारीख मेरा सैटरडे रहा होगा, तो ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता। अगर हम ये लेके चलते 2 अप्रैल, या तो 2 अप्रैल को मेरा मंडे रहा होगा, ऐसे सोच लीजिए। तो 2 तारीख को या फिर 30 तारीख को मंडे रहा होगा। तो 30 तारीख को मंडे होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कि 30 अप्रैल हमारा मंडे हो। तो 1 तारीख मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 1 मई, 2 मई वेडनेसडे और 3 मई को थर्सडे हो जाएगा। हम यहाँ से लेके चलते हैं। 3 मई को अगर थर्सडे होगा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद 28 दिन बचता है। तो 28 दिन, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगर इसको हम ऑड डे में कन्वर्ट करें तो 0 2 3 3 2 और 3, 3 2 5 3, 3 2 5 3 8 3 11 2 13। 13 दिन को अगर ऑड डे में कन्वर्ट करें तो 6 दिन मेरा ऑड आ जाता है। तो यहां से सोचिए, थर्सडे से 6 दिन ऑड आने का मतलब क्या हो जा रहा है, थर्सडे से 6 दिन ऑड आ जाने का मतलब है कि वेंसडे हमारा 31 अक्टूबर को क्या पड़ जाएगा मेरा, वेंसडे मतलब बुधवार। अगर मेरा वेंसडे 31 तारीख को पड़ रहा है, मतलब 1 नवंबर जो है ना मेरा क्या पड़ जाएगा, थर्सडे मतलब गुरुवार। तो 1 तारीख अगर थर्सडे होता है, तो 100% क्या है कि आपका जो 5वां जो है ना, वो आपका यहाँ पे थर्सडे ही होगा, क्योंकि 1 के बाद देखिए 8 है, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29। तो 29 तारीख आपका थर्सडे आ जाता है इस केस में। तो 29 तारीख अगर आपका थर्सडे आ जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं साफ साफ कि इस बच्चे का जन्म जो है ना, वो 30 अप्रैल को हुआ होगा। ठीक है, इस बच्चे का जन्म 30 अप्रैल को हुआ होगा। और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 29 तारीख आपका, 29 नवंबर, ये क्या आ जा रहा है, थर्सडे। तो अब आप आराम से बता देंगे कि 20 दिसंबर को क्या होगा। तो बहुत अच्छे से बता देंगे कि 29 तारीख को, 29 नवंबर थर्सडे है, 30 नवंबर क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे। 30 नवंबर फ्राइडे और 1 दिसंबर सैटरडे होगा। तो 1 के बाद 8 दिसंबर को सैटरडे, 8 7 15, 15 7 22 को आपका सैटरडे होगा। तो उससे 2 दिन पहले 20 तारीख को क्या होगा, सैटरडे से पहले फ्राइडे और फ्राइडे से पहले थर्सडे। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, थर्सडे, है ना। बृहस्पतिवार को ही बच्चे का जन्म हुआ होगा, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं अगर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। ये देखिए सिलोजिज्म का प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत आसानी से बना लेते हैं। कि कुछ चूहे, चूहे को हम लोग रैट से लिख लेते हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, ये हो गया। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो डॉग। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी कुत्ता गाय नहीं, मतलब कुत्ता और गाय में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे भी तो बना सकते थे ना कौ को, और इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कौ यहाँ भी बन जाता, इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकता है। निष्कर्ष है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। देखिए कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, देखिए हम गाय और बिल्ली तो हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसे केस को हम लोग कंसीडर नहीं करते। पॉसिबिलिटीज में कर सकते हैं, बट कंफर्म के केस में हम लोग कभी कंसीडर नहीं करते कि यहाँ पे हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। अब देखिए कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, यहाँ पे क्या है रैट और यहाँ डॉग। अगर हम ये रैट और डॉग में तो देखिए रिलेशन आपका क्या है, अभी यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम रैट को यहाँ पे भी तो बना सकते थे ऐसे करके। ठीक है, मान लेते ये रैट होता, तो रैट और डॉग में रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो हम ये भी दावे के साथ नहीं कह सकते, ये भी डाउटफुल केस में चला गया। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो देखिए कुछ चूहे अगर बिल्लियां हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बिल्लियां भी चूहे होगा। कुछ के केस में दोनों तरफ से पॉसिबिलिटीज होता है, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होता है, तो ये मेरा सही है। तो हम कह सकते हैं कि केवल 3 हमारा जो निष्कर्ष है ना वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 समांतर रेखाओं के एक समुच्चय से, मान लेते हैं ये एक 4 समांतर रेखाएं हैं, उसका एक समुच्चय है जो कि 4 समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी है, मतलब 1 2 3 और 4 ऐसे समझिए। बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है? तो समांतर चतुर्भुजों की संख्या पूछी जा रही है हमसे कि क्या हो सकता है इसके समांतर चतुर्भुजों की संख्या। तो देखिए ऐसे प्रश्न को ना आप परमुटेशन से आराम से बना सकते हैं, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कहीं ना कहीं चूज करना है, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। 4 समांतर रेखाएं हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अन्य समुच्चय के बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए मान लेते हैं कि 1 2 3 और 4 समांतर रेखाएं हैं। अगर हम इसको सिर्फ 2 समांतर रेखाओं से भाग कर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं इससे मेरा चतुर्भुज बन जा रहा है। तो 4 में से 2 चूज कर लिए, 4 समांतर रेखाओं में से 2 समांतर रेखाओं से मेरा चतुर्भुज बन जा रहा है। ठीक है, उसी तरह ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस आप ऐसे सोच ले कि इधर है समांतर रेखाएं 4 और इसको 2 प्रतिच्छेद इधर से कर रहा है, तो आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे भी 1 2 3 4 और आपको 2 समांतर रेखाओं यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, तो गुना ये भी कर लेंगे 4c2। तो जब 4c2 को 4c2 से गुना करेंगे ना, तो 4c2 का मान कितना होता है, 6 होता है। आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल ही बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 4, तो 4 4 कट गया, मतलब 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान 6 और गुना 6, मतलब 36 चतुर्भुजों की संख्या आपको यहाँ पर मिल जाए। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है, मतलब जब आप जाते हैं तो हो सकता है कि आई कार्ड दिया जा रहा होगा, तो उसमें एक रोल नंबर दिया गया होगा या कुछ कोड दिया गया होगा, ऐसे समझ लीजिए। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है और एक यदि उसे पहचान संख्या केवल 4 से विभाज्य होने वाले अंक को मिलता है या संख्या को मिलता है, मतलब उसको जो पहचान संख्या मिला है ना वो 4 से विभाज्य, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है और यदि उसे केवल पहचान संख्या जो मिलता है वो 6 से विभाज्य, मतलब 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे काम करेगा। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी ना किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है, मतलब कुल मिला के ये देखा गया कि 100 छात्र है, यही हुआ ना। तो उसमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं,
इसका क्या मतलब हुआ? क्रिकेट और फुटबॉल एक साथ खेलने का मतलब कि विद्यार्थी क्रिकेट भी खेल रहा है और विद्यार्थी फुटबॉल भी खेल रहा है। तो उसका पहचान संख्या क्या होगा कि एक ऐसी संख्या जो 4 और 6 से विभाजित हो जाए। तो 4 और 6 से विभाजित हो जाए का मतलब 4 और 6 का एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? तो 12। मतलब वो संख्या 4 और 6 से विभाज्य ना होकर अब वो संख्या सीधे 12 से विभाज्य हो जाए, क्योंकि 12 से विभाज्य होने का मतलब वो संख्या 4 से भी विभाज्य होगा और वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो सीधा 12 का टेबल पढ़ दीजिए। तो 12, 24, 36, 12 चौके 48, 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84 और 12 अठे 96। मतलब इतने ही जो विद्यार्थी है ना, मतलब यही कोडिंग वाले विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है इसमें। एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही है। यह 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तब उसे बताया जाता है कि उसने दौड़ का केवल 80% ही पूरा किया है। मतलब कहीं ना कहीं 20% उसने अभी पूरा नहीं किया है। तो इसको कितने किलोमीटर दौड़ना था? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया ना। कहने का मतलब है कि 12 किलोमीटर 80% के बराबर है, करना था उसको 100%। तो 20 चौके 80, 5 4 तिया 12, मतलब उसको 15 किलोमीटर दौड़ना था, लेकिन अभी उसने केवल और केवल 12 किलोमीटर दौड़ा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं 80% के बराबर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि राजू के पास 9,000 रुपया है और वह एक मोबाइल को खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। कहने का मतलब है कि 9,000 जो है ना वो कहीं ना कहीं 75% के बराबर है। तो इसलिए वह एक मित्र से 2,000 उधार लेता है। तब 4 कंडीशन है कि क्या राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है? पहला कंडीशन। राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 500 और बच जाएंगे। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 बच जाएंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मतलब 9,000 अगर 75% के बराबर है तो कहीं ना कहीं 25% का मान अगर मुझे पता लग जाए कि वो 2,000 के बराबर है या कम है या ज्यादा है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए कि 75% जो है ना मेरा 9,000 के बराबर है, तो 25% का मान कितना होगा? क्योंकि 25% ही राशि तो उसके पास कम है अभी। अगर वो हो जाता तो हैंडसेट खरीद लेता। तो देख रहे हैं 25% का जो मान है ना वो कहीं ना कहीं 3,000 रुपए के बराबर है। मतलब उस व्यक्ति को, मतलब राजू को 3,000 रुपए और अगर मिल जाता तो वो हैंडसेट खरीद लेता, लेकिन वो उधार केवल और केवल 2,000 रुपए लेता है। तो आप कह सकते हैं क्या कि राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, अभी भी उसको 1,000 और जरूरत है। ठीक उतनी ही राशि है? गलत। 500 तो बच ही नहीं पा रहा बेचारे के पास अभी, और 1,000 रुपए कम है और 1,000 बचेगा कहाँ? तब तो फिर जब 1,000 2,000 है उसके पास, 1,000 अभी कम ही है उसके पास, तो 1,000 बच कहाँ रहा है? तो कुल मिला के ये 3 स्टेटमेंट गलत है। एक ही स्टेटमेंट सही है कि राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, उसको 1,000 अभी भी कम है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 में, 2002 मतलब यहां लिख लेते हैं 2002 की बात हो रही है। मीनू की उम्र, मतलब यहां लिख लेते हैं मीनू, और एक है मीरा। मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 है, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। तो मीनू के जन्म का वर्ष क्या था? यह क्या है पूछा जा रहा है आपसे। कौन किसकी उम्र का 1/3 है ये पता करिए। मीनू की जो उम्र है ना वो मीरा की उम्र की 1/3 है। तो हम मीरा को 3x माने और इसको x माने, या 3x मान लीजिए ना। इसको सोच लीजिए 3 है और ये x है, 3x और x ले लीजिए। ठीक ऐसे ले लीजिए कि 3x है मीरा और x है मीनू। ऐसा क्यों लिए? क्योंकि फ्रैक्शन से बचने के लिए अगर इसको x लेते तो x/3 लिखना पड़ता, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता। जबकि 2010 में, ये 2002 की बात हो रही है, तो 2010 में कितने साल का डिफरेंस है? 8।
तो यहाँ पे 8 साल हो जाएगा, तो x + 8 और ये हो जाएगा 3x + 8। मतलब मीनू की उम्र हो जाएगी x + 8 और मीरा की उम्र जो है ना वो 3x + 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 साल आगे की बात हो रही है। अब बोला जा रहा है कि मीनू की उम्र जो है ना 2010 में, मीनू की उम्र 2010 में मीरा की उम्र की आधी थी। आधी होने का मतलब कि x + 8 में अगर 2 गुना कर दें तो ये कहीं ना कहीं मीरा के उम्र के बराबर हो जाएगी। यही हुआ ना, आधे का मतलब उसको 2 गुना कर दीजिए, या इसको आधा करिए तो इसके बराबर है, तो गुना 2 करना ज्यादा आसान है। तो ये हो जाता है 2x + 16 बराबर 3x + 8। जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 8 आ जाएगा। क्या मतलब हुआ कि मीनू की उम्र 8 और इसकी उम्र 24 है अभी। कब? 2002 में। अब पूछा जा रहा है कि 1900 मीनू के जन्म का वर्ष क्या था। जन्म का वर्ष का मतलब कि 8 साल पहले, है ना, इसका जन्म 8 साल पहले हुआ है ना, तो जन्म के वर्ष जन्म का वर्ष क्या होगा, तो 8 साल पहले। तो कब से 8 साल पहले? 2002 से 8 साल पहले। तो 2002 से 8 साल पहले क्या होगा, तो इसमें 8 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1994, है ना। 94 में 8 जोड़ते हैं तो 2002 हो जाता है ना, 6 और 2 8। तो हम कह सकते हैं कि मीनू के जन्म का जो वर्ष है ना वो है 1994। बहुत अच्छा क्वेश्चन। राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंद, ठीक है, और 10 रैकेट खरीदे हैं। 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदा है। राकेश ने 1300 खर्च किए हैं और राजेश ने 1500 खर्च किए हैं। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है तो एक रैकेट की कीमत क्या है? एक रैकेट की कीमत जो ना गेंद की 3 गुनी है, तो हम मान लेते गेंद जो है ना वो रहा होगा x रुपए का, तो रैकेट कितने का हो गया होगा? 3x का। अब 10 बॉल खरीदाया है तो कितना खर्च हो गया होगा? 10x। और 10 रैकेट खरीदाया है तो कितना खर्च हो गया होगा? तो 30x। दोनों मिलके कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है? 1300 और 1500। बस आपका सॉल्व हो गया। मतलब 40x का जो मान है ना वो कहीं ना कहीं 2800 के बराबर है और x का मान जो है ना वो 70 के बराबर। मतलब बॉल का कीमत 70 रुपए है तो रैकेट का कीमत कितना हो जाएगा? 3 गुना 70 मतलब 210 रुपया। रैकेट जो है ना वो 210 रुपए का है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन। 2000 कितना है ये, कौन से ईयर का हम लोग कर रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं 2019 का पेपर, है ना, 2019 ही है ना। तो 2019 के पेपर में बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं, मतलब 100 प्रतिभागी हैं, 70 है इंडियन और 30 हैं फॉरेनर, ऐसे समझ लीजिए विदेशी हैं। यदि कुल प्रतिभागियों में से 100 में से, अब यहां लिखते हैं क्या है, 60 शाकाहारी है मतलब नॉन वेज वेजिटेरियन, 60 क्या है वेजिटेरियन है, तो 40 क्या हो जाएंगे नॉन वेजिटेरियन। क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम से कम एटलीस्ट 30 जो इंडियन है ना वो शाकाहारी है क्या? तो आप एक बात समझिए कि 70 इंडियन है और 60 का 60 मान लीजिए वेजिटेरियन इंडियन ही रहे होंगे। 60 के 60 वेजिटेरियन मतलब इंडियन ही रहे होंगे, ऐसा सोच लीजिए। पॉसिबिलिटीज तो है ना। तो हम कह सकते हैं आराम से कि हाँ 30 भारतीय शाकाहारी हो सकते हैं, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम बोल रहा है तो 30 तो ले सकते हैं ना, कि 70 इंडियन में 30 मान लीजिए वेजिटेरियन ही रहे होंगे, तो 30 क्या होंगे आपकी। अब मेरी बात समझिए। अब ये बात भी कंसिडर करना है कि अगर मान लेते कम से कम 30 ही हो, ज्यादा ना हो 30 ही हो, तो 30 अगर मान लेते शाकाहारी हैं तो 30 शाकाहारी और बच जा रहा है, तो 30 शाकाहारी फॉरेनर हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि 30 फॉरेनर हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दे रहा है। तब नहीं कराता जब यहाँ पे थोड़ा भी कम हो जाता, मान लेते हैं यहाँ 75 इंडियन हो जाते और यहाँ 25 फॉरेनर हो जाते, तब मामला गड़बड़ हो सकता था। कैसे? अगर मान लेते कि 30 शाकाहारी अगर ये हो जाते तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 25 है ऑप्शन में। अगर है होता, अगर हालांकि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो 30 ही दिया है, तो मेरा यहाँ पे आंसर डाउट में चला जाता।
तो ये तो चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 फॉरेनर शाकाहारी हो सकते हैं और 30 इंडियन हो सकते हैं, 60 हो गया। तो ये ऑप्शन तो सही है। कम से कम 10 भारतीय मांसाहारी हो सकते हैं क्या? अब देखिए मांसाहारी लोग कितने हैं, 40। सपोज कर लीजिए कि 30 के 30 जो फॉरेनर है ना वो मांसाहारी ही रहे होंगे, ये सारे के सारे नॉनवेज 30 हो, तो अब मेरे पास 10 तो नॉनवेज होने चाहिए ना। अब 10 नॉनवेज इंडियन हो सकते हैं कम से कम, यहाँ भी कम से कम वर्ड है, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों मेरा कथन सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिक से बस बना लेना था। किसी 5 मंजिला इमारत को जिसके 1 से 5 तल है, देखिए ऐसे हैं 5 4 3 2 1, इमारत नीचे से है ना, फ्लोर 1 फ्लोर 2 3 4 5, 4 विभिन्न रंग का इस्तेमाल किया गया है और एक तल को रंगने में एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जैसे रेड ग्रीन ब्लू और पिंक ले लीजिए, ऐसे 4 कलर हैं, तो अलग अलग रंग से रंगा गया है सब इमारत को। मतलब एक रंग एक ही इमारत पे प्रयोग हुआ है। अब 5 इमारत है, 4 रंग है, तो जाहिर सी बात है कोई 2 इमारत एक ही रंग से रंगा गया है, लेकिन पता नहीं है। एक तल को रंगने में एक ही रंग का इस्तेमाल है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 20 के 3 तलों को विभिन्न रंगों में रंगा गया है। दूसरा है दूसरे और चौथे तलों को विभिन्न रंगों में रंगा गया है। तीसरा है कि पहले और 5वें तलों को लाल रंग में रंगा गया है। चलिए एक चीज बता दिया कि एक कलर तो मेरे पास रेड है, बाकी कलर आप ब्लू, ब्लैक और ग्रीन ले लीजिए। ऐसा सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास कलर लेने में। एक रेड इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पे लाल की बात हो गई। तो सुनिश्चित करने के लिए कोई भी 2 क्रमागत तल विभिन्न रंगों के हैं। अब ये कह रहा है कंडीशन, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी 2 क्रमागत तल विभिन्न रंगों के हैं। मतलब 2 जो क्रमागत तल हैं, मतलब जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5, ये दोनों का कलर जो है ना अलग होना चाहिए। बाकी 2 तल जो है वो सेम रंग से तो है, लेकिन वो अलग अलग हो, ऐसा ना हो कि साथ में हो, बस ये कह रहा है। तो किस कंडीशन में पॉसिबल है? 1 में है, 2 में है, 3 में है, किस में है? तो हम अगर पहले कंडीशन को बात करें, कह रहा है कि बीच के 3 तलों को विभिन्न रंगों में रंगा गया है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे मान लेते रेड हो, यहां ब्लू हो और यहां ब्लैक हो, सपोज ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 कलर क्या क्या बच रहा है? ग्रीन। तो मान लेते हम यहाँ ग्रीन ले लें, तो यहाँ रेड लेना पड़ेगा, या हम यहाँ ग्रीन ले लें तो यहाँ रेड लेना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ रेड ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रेड हो गया, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन आ जाएगा। लेकिन हम रेड भी तो ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ रेड और यहाँ रेड, यही तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, डाउटफुल केस है। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे संभावना की बात नहीं हो रही है, कंफर्म की बात हो रही है। तो यहाँ अगर रेड ले लेते हैं तो मामला खराब हो जाता है, तो ये संभव नहीं। अब दूसरे स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, 5 4 3 2 1। दूसरे और चौथे तलों को विभिन्न रंगों में रंगा गया है। मान लेते दूसरा यहाँ पे रेड है और चौथा भी यहाँ रेड हो, सॉरी विभिन्न रंगों ने, तो रेड है, यहाँ मान लीजिए ब्लू है। अब बाकी आपके पास 2 कलर अभी और है, तो आप ऐसा सोच लीजिए कि 2 कलर है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रीन और यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लू तो रख सकते हैं ना, यहाँ भी ब्लू आ सकता है, यहाँ ग्रीन भी आ सकता है, यहाँ रेड भी आ सकता है, यहाँ ब्लैक भी आ सकता है। लेकिन चलिए ग्रीन रेड ब्लैक आएगा तो मेरा काम ठीक है, लेकिन अगर ब्लू आ गया तो खराब हो जाएगा मामला। मतलब ये भी डाउटफुल के केस में इसको नहीं लेंगे। अगर मान लेते ठीक है ये तीनों तो संभव है, लेकिन ये असंभव कर रहा है कंडीशन को, तो ये भी ठीक नहीं है, इसको भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, मतलब 1 और 2 तो नहीं है। अब तीसरा है, तीसरा कह रहा है कि पहले और 5वें को लाल से रंग दीजिए, ठीक है। लीजिए पहले और 5वें को लाल से रंग दिए। अब मेरे पास 3 कलर है, ब्लू ब्लैक और ग्रीन, रख दीजिए जैसे मानो, यहाँ ब्लू रख दीजिए, यहाँ ब्लैक रख दीजिए और यहाँ ग्रीन रख दीजिए। तो कोई भी 2 क्रमागत फ्लैट आपको आपको सेम कलर से रंगा हुआ नहीं दिख रहा होगा, अलग अलग रंग से। देखिए वहां रेड है तो ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कलर मेरा आ रहा है जरूर, लेकिन साथ में नहीं आ रहा। तो यही एक जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 3 या कंडीशन नंबर 3 जो है ना मेरा सही है, यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? केवल कथन 3 पर्याप्त है। समझ गए होंगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। P
Q और R तीन नगर है। P और Q के बीच की दूरी 60, जबकि P और R के बीच की दूरी 80 है। मतलब P और Q के बीच की दूरी 60 है और P और R के बीच की दूरी 80 है। Q P के पश्चिम में है और R P के दक्षिण में है, तो Q और R के बीच की दूरी कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से चलते हैं। Q जो है ना P के पश्चिम में, आपको पता है डायरेक्शन ना, उत्तर, दक्षिण, यहां पे है पश्चिम और यहां पे है पूर्व। कौन किसके पश्चिम में है? तो Q जो है ना वो P के पश्चिम में, कितने दूरी पे है? 60। इसको लिख दिए 60। ठीक है, इसको लिख दिए 60 किलोमीटर। क्लियर? अब कह रहा है P जो है ना R के बीच की दूरी 80 है। P और R के बीच की दूरी 80 है, लेकिन P और R कहाँ है ये नहीं पता। यहां से पता लग जाएगा। R जो है ना P के दक्षिण में, तो R यहाँ दक्षिण में मतलब नीचे, और दूरी ही 80। तो आपसे पूछा जा रहा है Q और R के बीच की दूरी बता दीजिए। ये लीजिए Q और R के बीच की दूरी। आप एक चाहे तो ऐसे भी बता सकते थे, 60 और 80 140। तो देखिए कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, दूरी कभी भी आपसे इस फॉर्म में नहीं पूछा जाता है। दूरी का जब भी पूछा जाए ना तो वो एक शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है ना उसको, वो होता है दूरी। तो 80 60 140 जो है ना वो मेरा उत्तर गलत है। इसको कभी भी कंसिडर मत कीजिएगा कि ऐसे दूरी बता दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया जाता है, मतलब ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम बन गया। ये QP PR और ये QR। तो QR हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QR का अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो 60 स्क्वायर का मान हो जाता है 3600 और 80 स्क्वायर का मान हो जाता है 6400। जब 3600 को 64 से जोड़ेंगे ना तो ये हो जाता है 10,000। अंडर रूट 10,000 का मान होता है 100 किलोमीटर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है ना वो 100 किलोमीटर है। तो Q और R के बीच की जो दूरी है ना वो 100 किलोमीटर के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए और 50% पर्यटन के लिए गए, जबकि 10% ने होटल में विश्राम किया। उपर्युक्त आंकड़ों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है या सकते हैं? पहला है कि 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए हैं, और दूसरा है 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए हैं। कौन सा सही है? 1 है, 2 है, दोनों है, या दोनों में से कोई भी नहीं? आप ऐसे सोचिए ना कि 100 व्यक्ति ही गए होंगे मुंबई, और 100 में से 10% तो कहीं गया नहीं आगे मुंबई के बाद, ना खरीदारी के लिए और ना पर्यटन के लिए। तो अगर 10% इससे निकाल दें तो केवल और केवल 90 व्यक्ति ही घूम रहा है, चाहे शॉपिंग के लिए, चाहे खरीदारी के लिए, चाहे पर्यटन के लिए। तो आप ऐसे सोचिए कि दो ही मेरे पास डायग्राम है, एक है शॉपिंग का, एक है पर्यटन का। ऐसे सोच लीजिए ना। क्लियर? अब हम ये सोचें कि कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं? 80%। तो आपको एक बात बता दें कि अगर यहां पे केवल वर्ड देखिए नहीं लगा है, 80%, अगर कहता ना कि केवल 80%, दोनों में अंतर है। वेन डायग्राम में केवल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर केवल की बात होगी ना तो सिर्फ इसकी बात होगी, इतना सा सर्कल केवल में है, इतना सा सर्कल या इतना सा पार्ट पर्यटन में है। लेकिन अगर कह रहा है कि 80% है खरीदारी में, तो याद रखिएगा कि खरीदारी के साथ साथ वो पर्यटन में भी हिस्सा ले रहा है। और अगर 50% में केवल वर्ड नहीं है, केवल 50% पर्यटन लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो शॉपिंग में भी हिस्सा ले रहा है। तो 80 को इसलिए बाहर लिखते हैं और 50 को भी बाहर लिखते हैं। अंदर वो चीज लिखाता है जो केवल होता है। अब एक बात सोचिए कि 80 लोग अगर मान लेते हैं शॉपिंग करने गए हैं, पर्यटन में 50 लोग गए हैं, तो कितने लोग हो गए? 130। और व्यक्ति है 90 घूमने वाले, तो 130 कहां से आ रहा है? ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना मामला। तो हम इसको 90 घटा देते हैं, तो 40 जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं कॉमन एरिया में, इसलिए ये जुड़ गया दोबारा। तो हम कह सकते हैं कि 40 लोग जो है ना शॉपिंग और पर्यटन दोनों में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर केवल शॉपिंग की बात करें ना तो केवल शॉपिंग में हिस्सा ले रहे हैं 40 लोग, और केवल पर्यटन की बात करें तो 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए 40 + 10 50, 40 + 40 80।
एक्चुअल में वेन डायग्राम सॉल्व करने का यही तरीका है। अब आपका उत्तर आ जाएगा कि 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन में भी गए क्या? तो देखिए 40% सदस्य खरीदारी के साथ पर्यटन में तो गए हैं, ये बात तो सही है, पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए हैं क्या? तो 20% ने 40% सदस्य खरीदारी के लिए गए हैं, ये गलत है। यहां पे होना चाहिए 40%, यहां 20% देके उत्तर को या ऑप्शन को गलत कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि केवल 1 मेरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है। अच्छी बात है, क्रिकेट 60 लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल 40 लोग खेल रहे हैं, यही तो हो गया ना, सीधी सी बात, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक दोपहिया वाहन है, उपर्युक्त आंकड़ों में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? ध्यान रखिएगा यहां पे लिखा है नहीं निकाला जा सकता है। 60% विद्यार्थी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा नहीं निकाला जा सकता है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, मतलब तीनों नहीं निकाला जा सकता, मतलब तीनों गलत है। अब देखिए एक बात समझिए, क्या कह रहा है कि क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है, यहां तक तो आप लोगों ने लिख लिया। अब हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन है, मतलब इसके पास 2 व्हीलर है, मतलब 40 विद्यार्थी के पास ही 2 व्हीलर है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट खिलाड़ी के पास है या नहीं है ये तो नहीं कहा है ना, ऐसा थोड़ी कहा है कि 40% फुटबॉल खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन है लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, ऐसा कहीं कहा है? नहीं। ठीक, अब कह रहा है पहला, चलिए हम अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं या पहले कंडीशन को है कि 60% विद्यार्थी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है ना, ऐसा कहा गया है कि इसके पास दोपहिया वाहन नहीं है, क्या पता इसके पास भी हो। सिर्फ कहा है कि वो फुटबॉल खिलाड़ी है उसके पास दोपहिया वाहन है, ये थोड़ी कहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये तो नहीं निकाला जा सकता, मतलब इसको हम रखेंगे। स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन के लिहाज से सही है क्योंकि नहीं वर्ड दिया है। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, ये भी वही बात है, लगभग वही मेरे पास ऑप्शन है ना, यहाँ पे 60% क्रिकेटर की बात हो रही है और कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, कहने का मतलब है दोनों अब एक ही बात है, घुमा फिरा के कहा गया है। तो ये भी नहीं निकाला जा सकता लेकिन ऑप्शन के लिहाज से सही है। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये तो तय बात है, पहले ही बोल दिया कि जो विद्यार्थी क्रिकेट खेलता है वो फुटबॉल खेलता है, मतलब क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेटर फुटबॉलर नहीं है, फुटबॉलर क्रिकेटर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है लेकिन मेरे ऑप्शन के लिहाज से ये गलत है, ये नहीं निकाला जा सकता। ये निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता के लिए हम इसको नहीं लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि केवल 1 और 2 ही यहाँ पे सही नहीं है या नहीं निकाला जा सकता। अंतिम क्वेश्चन है, 2 अंकों की धनपूर्ण संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित की करने से बनी संख्या का अनुपात 4:7 है, ऐसे युग्मों की संख्या कितनी? उत्क्रमित का मतलब उल्टा, तो मान लेते 2 अंकों की संख्या, अगर ऐसे सोचें कि अगर 48 हो, यही है ना 2 अंकों की संख्या, ये कैसे लिखाता है? 4 गुना 10 प्लस 8। अब आप बोलेंगे कि 10 गुना 10 क्यों? क्योंकि ये दहाई अंक पे है और ये इकाई अंक पे है। तो अगर मान लेते कि 2 अंक मेरा x और y है और संख्या एक्स वाई लिखा गया है, तो किस फॉर्म में लिखा गया होगा? 10x प्लस वाई। अब इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब y इधर आ गया, मतलब एक्स वाई लिख दिए पलट के। इस दोनों का अनुपात ही तो 4:7 बोल रहा है, बस सॉल्व कीजिए। 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा, x है 4x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 70 में 4 चला जाएगा तो 66x और उधर हो जाएगा मेरा 33y। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर 33 बटे 66, मतलब 1/2। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि x रेशियो y का जो मान है ना वो 1:2 के बराबर, मतलब अगर x 1 है तो y का मान 2 होगा। तो अगर हम संख्या लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर x y लिखेंगे तो 12, ऐसे भी सोचिए ना 10x प्लस वाई, मतलब 10 गुना 1
प्लस 2 मतलब 12। एक संख्या तो 12 है, अगर 12 को पलटते हैं तो क्या हो जाता है 21। तो 12/21 हो जाता है क्या 7 4:7। देखिए 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, सेटिस्फाई। पहला ऑप्शन तो 12 हो सकता है। उसके बाद हम ऐसा कहते हैं कि 1:2 को हम 2:4 भी लिख सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई में अगर जोड़े तो मतलब सॉल्व करें, 10 गुना 2 20 और 4 24। तो दूसरी संख्या अगर 24 होगी पलटेंगे तो 42 हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 गुना 4 24, 6 सत्ते 42, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखते जाइए 12 24 और बढ़ाते हैं। 3:6 भी तो हो सकता है ना, इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से किए। तो अब अगर हम 3:6 लेके चलते हैं तो देखिए 10x प्लस वाई को 10 दिया 30 प्लस 6 36, 36 और पलट दिए तो 63। अब देखिए 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, 4/7 या 4:7 तो 36 भी हो गया। और चलिए 4:8 भी तो ले सकते हैं ना, तो ले लीजिए। तो 40 अब प्लस 8 48 हो जाएगा। तो 48 अब बटे 84, तो 12 चौके 48, 12 सत्ते 84, 4:7 48 भी ले लिए। अब आप कहेंगे 5:10 ले सकते हैं क्या? तो देखिए 5:10 लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखिए 50 और प्लस 10 60, 60 को पलटेंगे तो 06 हो जाएगा। ये 2 अंकों की संख्या होती ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब आगे भी नहीं होगा, चाहे तो चेक कर लें, यहां से अब नहीं होगा। अगर मान लीजिए 12 लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस 12 कितना हो जाता है 72, और पलटेंगे तो 27। देख लीजिए ये छोटी हो गई ना संख्या, पहली छोटी और दूसरी बड़ी होनी चाहिए, यहाँ दूसरी संख्या अब छोटी होगी। अब छोटी का केस आएगा, अब धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के बस यही मेरे पास 4 ही ऑप्शन था, 1 2 2 4 3 6 4 8, यह संख्या 12 24 36 48। तो मेरे पास 4 ही पेयर ऐसा है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो मेरा आज 2019 के प्रीवियस ईयर का एक पार्ट जो है लगभग 18-20 क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किया है वो खत्म हो चुका है। विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह सीरीज। आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और जो भी टास्क आपको दिया जाता है कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि आज आप इसमें नया क्या सीखें। बाकी आप अपनी तैयारी को करते रहिए क्योंकि 28 मई बहुत नजदीक है, आपका पेपर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।